आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो धरती का सीना चीर देंगे। घने जंगल के बीचों बीच बनी उस पुरानी लाल कोठी के आसपास से गुजरने की हिम्मत दिन के उजाले में भी कोई नहीं करता था। लेकिन आज लालच ने डर को पीछे छोड़ दिया था। रघु और उसका साथी बिरजू दोनों अपने कंधों पर लोहे की रॉड और रस्सियां टांगे दबे पांव उस कोठी की दीवार फांद रहे थे। अरे ओ बिरजू, जल्दी कर, सुना है इस कोठी के तहखाने में पुराने जमींदार का खजाना गड़ा है, रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। हंसी। तभी हवाओं में एक अजीब सी खनकती हुई हंसी गूंजी। बिरजू ठिठक गया। रघु भाई, ये आवाज कैसी थी? मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। चल वापस चलते हैं। डरपोक कहीं के, हवा की आवाज है। रघु ने उसे डांटा और कोठी के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की चरमराहट। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर गहरा अंधेरा और सीलन की बदबू थी। जैसे ही वे हॉल के बीच में पहुंचे, उन्हें एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो देखा, वहां एक आदमकद लकड़ी की कठपुतली पपेट पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी कांच जैसी नीली आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थी। धत्त तेरे की पुरानी गुड़िया है, रघु हंसा। लेकिन बिरजू की नजर उस कठपुतली की उंगलियों पर थी। उसे लगा जैसे उस कठपुतली की उंगली अभी जरा सी हिली थी। अचानक कोठी का भारी भरकम दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये हवा से नहीं हुआ रघु भाई। बिरजू का गला सूख गया। तभी हॉल में छमछम की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई नर्तकी पैरों में घुंघरू बांधकर चल रही हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रघु के गले पर ऊपर से एक पतला तार आकर लिपट गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका शरीर हवा में उठने लगा। बचाओ बिरजू, रघु के मुंह से बस इतना ही निकला। बिरजू ने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो कठपुतली, वो अब जमीन पर नहीं थी। वो छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसके हाथों में वही तार थे जिनसे उसने रघु को बांध रखा था। कठपुतली का चेहरा अब बदल चुका था। उसका जबड़ा अजीब तरह से खुला हुआ था और उसमें से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। हंसी खेल शुरू, एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। अगले ही पल कठपुतली ने अपनी लकड़ी की उंगलियों को नचाया। रघु का शरीर किसी खिलौने की तरह मुड़ने लगा। कड़क कड़क, हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें गूंजी। रघु के हाथ और पैर उल्टी दिशा में मुड़ गए, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। और फिर एक झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरी। बिरजू की चीख भी नहीं निकल पाई। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा लकड़ी जैसा सख्त हाथ महसूस हुआ। अगली सुबह गांव वालों को कोठी के बाहर बिरजू की लाश मिली। उसका शरीर ऐसे तारों से बंधा हुआ था और पेड़ से लटक रहा था, मानो कोई कठपुतली हो। उसकी आंखों में मौत का वो खौफ जमा हुआ था जिसे देखकर गांव के सबसे बहादुर आदमी का भी दिल दहल गया। संगीत गांव में दहशत फैल गई। ये पहली मौत नहीं थी। पिछले 60 सालों से लाल कोठी में जो भी गया, वो या तो जिंदा वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव के सरपंच ने शहर से एक बड़े तांत्रिक अघोरी बाबा को बुलाया। बाबा ने लाश को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। यह किसी साधारण प्रेत का काम नहीं है। यह पिशाचिनी गुड़िया का प्रकोप है। किसी ने बहुत ही गलत मकसद से किसी आत्मा को उस कोठी में कैद किया था, लेकिन अब वो बेकाबू हो चुकी है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। काका हरिराम, मैं जानता हूँ ये क्यों हो रहा है। हरिराम की आवाज कांप रही थी। ये सब मेरे बाप के पापों की सजा है। फ्लैशबैक संगीत। 60 साल पहले ये कोठी एक मशहूर कठपुतली कलाकार रुद्रा की थी। रुद्रा अपनी पत्नी सुमेधा से बेइंतहा प्यार करता था। सुमेधा बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्कुल नीली थीं। लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर गजेंद्र सुमेधा पर बुरी नजर रखता था। एक रात गजेंद्र ने अपने आदमियों के साथ कोठी पर हमला किया। उसने रुद्रा को रस्सियों से बांध दिया और उसके सामने ही सुमेधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
सुमेधा ने अपनी आबरू बचाने के लिए कोठी की छत से कूदकर जान दे दी। रुद्र ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी पत्नी की लाश को जलाया नहीं। उसने पागलपन में सुमेधा की हड्डियों और चमड़ी का इस्तेमाल करके एक आदमकद कठपुतली बनाई और फिर उसने काला जादू करके अपनी ही जान दे दी ताकि उसकी आत्मा उस कठपुतली में आंगन में पहुंचे। बाबा ने एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया। जैसे ही मैं मंत्र शुरू करूं, उस कठपुतली को ढूंढकर इस आग में डाल देना, बाबा ने चिल्लाया। हरिराम और 2 अन्य लोग अंदर भागे। कोठी के अंदर का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। वहाँ सैकड़ों छोटी छोटी कठपुतलियाँ हवा में लटक रही थीं और बीच में वो बड़ी कठपुतली एक सिंहासन पर बैठी थी। सुमेधा, हमें माफ़ कर दो, हरिराम चिल्लाया और उसने कठपुतली पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। हंसी। तभी वो कठपुतली अपनी जगह से उठी। उसके चलने की आवाज़ खट 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 गूंजने लगी। माफ़ी? क्या मेरी चीखें उस रात किसी ने सुनी थीं? उस कठपुतली के मुंह से सुमेधा नहीं, बल्कि एक भारी मर्दानी आवाज़ रुद्रा की आई। इससे पहले कि हरिराम माचिस जलाता, कोठी के फर्श से लकड़ी की जड़ें निकल आईं और उन्होंने हरिराम और उसके साथियों के पैरों को जकड़ लिया। कठपुतली ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से अदृश्य धागे निकले और हरिराम के हाथों पैरों से जुड़ गए। नाचो, जैसे तुमने मुझे मेरे ही घर में नचाया था। चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाज़। हरिराम का शरीर उसकी मर्जी के बिना हिलने लगा। उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़ गए। वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर कठपुतली के इशारों पर एक वीभत्स नाच नाच रहा था। देखते ही देखते उसके दोनों साथियों की गर्दनें मुड़ गईं और वे ढेर हो गए। बाहर बैठे अघोरी बाबा को खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने मुट्ठी भर सिंदूर आग में फेंका। और ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। मंत्रों की शक्ति से कोठी हिलने लगी। अंदर कठपुतली को एक झटका लगा। हरिराम अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौका पाकर हरिराम ने जलती हुई मशाल उस कठपुतली पर फेंक दी। आग की लपटें और भयानक चीख। कठपुतली आग की लपटों में घिर गई। एक साथ औरत और मर्द की मिली-जुली दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। मैं वापस आऊंगा, यह खेल खत्म नहीं हुआ है। कोठी धू-धू करके जलने लगी। सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागे। सुबह तक लाल कोठी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि बला टल गई। संगीत। 1 महीने बाद शहर के एक बाजार में एक पुरानी एंटीक दुकान। एक अमीर आदमी विक्रम खुराना अपनी 6 साल की बेटी रिया के लिए खिलौने देख रहा था। पापा, मुझे वो गुड़िया चाहिए, छोटी बच्ची ने जिद की। दुकानदार ने एक अधजली पुरानी लकड़ी की गुड़िया निकाली जिसकी एक आंख नीली थी और दूसरी आंख काली थी। साहब, ये बहुत पुरानी चीज़ है, मुझे एक जले हुए खंडहर के मलबे में सही सलामत मिली थी। करिश्मा है ना? दुकानदार हंसा। आदमी ने उसे खरीद लिया और अपनी बेटी को दे दिया। गाड़ी में बैठते ही बच्ची उस गुड़िया से खेलने लगी। तभी उस गुड़िया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और बच्ची की तरफ देखकर एक आंख मारी। हंसी। गाड़ी के रेडियो पर अपने आप एक पुराना गाना बजने लगा और डिग्गी में रखी गुड़िया के होंठ धीरे से हिले। खेल अभी बाकी है। शहर के पौष इलाके में बने उस आलीशान बंगले विलासा में उस रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम अपनी बेटी रिया को वो पुरानी गुड़िया देकर सुला चुका था। रिया उस अधजली गुड़िया को सीने से लगाकर सोई हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। घर की नौकरानी कमला किचन में पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे लगा कि हॉल में कोई है। कौन है वहाँ? कमला ने आवाज़ लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसे फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखे। निशान सीधे रिया के कमरे की तरफ जा रहे थे।
कमला के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सोचा शायद रिया उठी होगी। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। रिया के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, पापा सो रहे हैं। ये रिया की आवाज़ थी, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ आई उसे सुनकर कमला का खून जम गया। एक भारी खरखराती हुई मर्दाना आवाज़ जो किसी छोटी बच्ची के कमरे से आना नामुमकिन थी। भूख, मुझे ताज़ा मांस चाहिए। कमला ने कांपते हाथों से दरवाज़ा पूरा खोला। कमरे का मंजर देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। रिया बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन वो गुड़िया बिस्तर के पायदान पर बैठी थी। उसका चेहरा अब लकड़ी का नहीं लग रहा था। उसकी वो एक नीली आंख अब अंगारे की तरह चमक रही थी और अधजला चेहरा किसी शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। गुड़िया ने धीरे से अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और सीधे कमला की आंखों में देखा। हंसी, खेलने आई हो? कमला पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उस गुड़िया की लाल आंख चमक रही थी। खट खट खट। लकड़ी के चलने की आवाज़ बिस्तर से नीचे उतरी और कमला की तरफ बढ़ने लगी। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, कमला चिल्लाई। अचानक हवा में एक अदृश्य धागा कमला के गले में लिपट गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका शरीर हवा में उठ गया। वो अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरे में एक सड़ी गली बदबू फैल गई, जैसे जली हुई चमड़ी की हो। रुद्रा कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता। वही भारी आवाज़ गूंजी। अगले ही पल एक जोर की चटाक आवाज़ आई, जैसे सूखी लकड़ी तोड़ी गई हो। कमला की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह विक्रम की नींद रिया की चीख से खुली। वो भागकर उसके कमरे में गया। वहां कमला की लाश पड़ी थी। पुलिस आई, तहकीकात हुई। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक मानकर केस रफा दफा कर दिया, लेकिन विक्रम का मन नहीं मान रहा था। उसने रात को घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने का फैसला किया। रात को अपने स्टडी रूम में बैठकर जैसे ही विक्रम ने फुटेज प्ले किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कमला हवा में लटक रही थी और रिया के बिस्तर पर रखी वो गुड़िया अपने हाथों को ऐसे नचा रही थी जैसे किसी कठपुतली को नचाया जाता है। विक्रम पसीने से भीग गया। ये क्या बला घर ले आया मैं? वो गुस्से और डर में रिया के कमरे की तरफ भागा। उसे वो गुड़िया अभी के अभी घर से बाहर फेंकनी थी। जैसे ही उसने रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला, उसने देखा रिया फर्श पर बैठी है और गुड़िया उसके सामने रखी है। रिया, हटो वहाँ से, विक्रम चिल्लाया। रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें अब वैसी ही नीली और कांच जैसी हो गई थीं, जैसी उस गुड़िया की थी। पापा, गुड़िया को आपका चिल्लाना पसंद नहीं आया, रिया ने कहा, लेकिन आवाज़ रिया की नहीं बल्कि एक औरत की थी, सुमेधा की आवाज़। हंसी। रिया, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? विक्रम आगे बढ़ा। तभी कमरे में रखी अलमारी, कुर्सियां, खिलौने सब हवा में उड़ने लगे। गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई। उसका आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते लकड़ी के उस ढांचे से मांस और मज्जा निकलने लगा। वो अब गुड़िया नहीं बल्कि एक अधजला भयानक इंसान बन चुका था, रुद्रा। सालों पहले मेरी सुमेधा ने अपनी जान दी थी। आज मुझे उसके लिए एक नया शरीर मिल गया है। रुद्रा ने रिया की तरफ इशारा किया। विक्रम ने पास पड़ा एक लैंप उठाया और उस राक्षस के सिर पर दे मारा। मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन रुद्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक झटके में विक्रम का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, रुद्रा हंसा। उसके मुंह से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। विक्रम का दम घुट रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे में जल रही मोमबत्ती पर पड़ी। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला जो वो सिगरेट के लिए रखता था। आग ही तुम्हें वापस नर्क में भेजेगी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़े पर्दों में आग लगा दी। संगीत, आग तेजी से फैलने लगी। कमरे का तापमान बढ़ने लगा। रुद्रा चीखा, नहीं, आग नहीं। उसे अपनी पुरानी मौत याद आ गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ी।
विक्रम नीचे गिरा और उसने तुरंत रिया को अपनी गोद में उठाया। रिया अभी भी बेहोश थी। रिया, उठो बेटा, हमें भागना होगा। विक्रम आग की लपटों के बीच से भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से रुद्रा की भयानक चीखें आ रही थीं। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वंश खत्म नहीं होगा। विक्रम रिया को लेकर बाहर लॉन में गिर पड़ा। पूरा कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ था। खिड़की से उसने देखा वो गुड़िया आग के बीचों बीच खड़ी थी। जलते हुए भी वो उसकी तरफ देख रही थी और हाथ हिला रही थी। बाय बाय। संगीत। कुछ दिनों बाद विक्रम और रिया एक नए शहर में शिफ्ट हो गए थे। पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश जारी थी। रिया अब ठीक थी, लेकिन वो बहुत खामोश रहने लगी थी। विक्रम ने उस हादसे के बाद उसे कभी कोई खिलौना नहीं दिया।